दोस्तों, इमेजिन करो, आप आराम से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स चल रही हैं, कोई स्विट्जरलैंड में घूम रहा है, कोई दुबई में गोल्ड शॉपिंग कर रहा है, और तभी अचानक प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आते हैं और बोलते हैं, गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप पोस्टपोन करो, फ्यूल बचाओ, कार पूलिंग करो। मतलब भाई, ये इकोनॉमी अपडेट था या मम्मी का मंथली बजट मीटिंग? नॉर्मली पीएम बोलते हैं, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, विकसित भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। लेकिन अचानक अगर पीएम खुद बोलने लगे कि भाई पेट्रोल बचाओ, तो जनता के दिमाग में एक ही सवाल आता है, भैया अंदर कुछ झोल है क्या? और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा सवाल है। देखो, सैक्रिफाइस का लेक्चर देना आसान होता है, लेकिन जनता पूछ रही है, सर ऑस्टेरिटी सिर्फ मिडिल क्लास करेगी या नेता लोग भी कुछ कम करेंगे? क्या मिनिस्टर्स ने लग्जरी एक्सपेंसेस कम किए? क्या पॉलिटिकल रैलीज थोड़ी कम हुई? क्या हेलीकॉप्टर टूरिज्म बंद हुआ? क्या जायंट इवेंट मैनेजमेंट बजट कम हुआ? नहीं, मतलब जनता बोले, भाई शादी में पनीर कम खाओ, और उधर सरकार बोले, स्टेज पे 14 एलईडी स्क्रीन और 8 ड्रोन कैमरा और लगाओ। अब सरफेस पे मोदी जी की अपील पेट्रियोटिक लगती है, और ऑनेस्टली कुछ पॉइंट्स प्रैक्टिकल भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है टाइमिंग, क्योंकि इकोनॉमी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि प्रेशर नया नहीं है, ये प्रॉब्लम कई महीनों से पक रही थी, और इस प्रेशर का नाम है करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंडिया दुनिया से डॉलर कमाता भी है और खर्च भी करता है। एक्सपोर्ट से डॉलर्स आते हैं, IT सर्विसेज से आते हैं, NRI रेमिटेंस से आते हैं, लेकिन ऑयल इंपोर्ट करो तो डॉलर गया, गोल्ड इंपोर्ट करो तो डॉलर गया, फॉरेन ट्रिप करो तो डॉलर गया। अब अगर खर्च कमाई से ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी बोलती है, भाई वॉलेट खाली हो रहा है। इसी गैप को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। थोड़ा डेफिसिट नॉर्मल होता है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तो रुपये पे प्रेशर आता है, और एग्जैक्टली वही हो रहा था। लास्ट 6 क्वार्टर से सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रही थी। तेल का इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, गोल्ड इंपोर्ट्स रॉकेट बन चुके थे, रुपये दबाव में था। लेकिन तब सरकार क्या कर रही थी? इलेक्शन मोड ऑन, टीवी खोलो, रैली, यूट्यूब खोलो, कैंपेन, ट्विटर खोलो, ऑप्टिक्स, हर जगह मार्केटिंग। इकोनॉमी पीछे से धीरे धीरे बोल रही थी, हेलो भाई मुझे भी देख लो। सबसे इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट डेटा और RBI डेटा में वार्निंग सिग्नल्स पहले से दिख रहे थे। मतलब इकोनॉमी पहले ही फीवर में थी, लेकिन ट्रीटमेंट तब शुरू हुआ जब पेशेंट ने ICU का गेट देख लिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, हिस्ट्री रिपीट मोड में चली गई। 1966 से 67 में भी इंडिया ऐसी सिचुएशन फेस कर चुका है। वॉर हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दब गए। तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी लोगों से गोल्ड इंपोर्ट कम करने की अपील की थी। क्यों? क्योंकि इंडिया का डॉलर बैलेंस कमजोर पड़ रहा था। और आज फिर वही लैंग्वेज सुनाई दे रही है। अब ऑब्वियस सवाल यह है, अगर प्रेशर पहले से बन रहा था तो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? गवर्नमेंट इतनी देर तक साइलेंट क्यों रही? क्या सबको लगा RBI मैजिकली सब संभाल लेगा? जैसे बॉलीवुड मूवीज में हीरो लास्ट 5 मिनट में बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है, वैसे रियलिटी अनफॉर्चुनेटली इतनी फिल्मी नहीं होती। इकोनॉमी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं चलती, इकोनॉमी नंबर्स से चलती है, और नंबर्स धीरे धीरे वार्निंग दे रहे थे, बॉस दिक्कत आने वाली है। लेकिन पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड था कि शायद अलार्म सुनाई ही नहीं दिया। भारत में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक इमोशन है। मम्मी का सपना, दादी की विरासत, शादी का स्टेटस सिंबल, और इंडियन अंकल का फेवरेट डायलॉग, बेटा जमीन और सोना कभी धोखा नहीं देते। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पूरा देश एक साथ इतना सोना खरीदने लगे कि डॉलर बाहर भागने लगे। और यही हुआ। अब जरा इमेजिन करो, सरकार आज बोल रही है 1 साल गोल्ड मत खरीदो, लेकिन जनता पूछ रही है, सर जब लोग ट्रक भर भर के सोना खरीद रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? क्योंकि डेटा कुछ और कहानी बता रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट बिल पहुंच गया लगभग $75 बिलियन तक। मतलब लिटरली डॉलर उड़ रहे थे, ऐसे जैसे शादी में रिश्तेदार फ्री का बफे देखकर टूट पड़ते हैं। और मजेदार बात, गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे।
पहले करीब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम, फिर धीरे धीरे 1.6 लाख तक। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? प्राइस बढ़े तो डिमांड कम हो, लेकिन यहां इंडियन साइकोलॉजी अलग लेवल पर चलती है। प्राइस बढ़ा तो लोगों ने सोचा, अरे जल्दी खरीद लो, कल और महंगा हो जाएगा। मतलब पूरा देश फोमो में चला गया। ज्वेलर्स स्टॉक जमा करते रहे, इंपोर्ट्स आते रहे, डॉलर बाहर जाता रहा और उधर इकोनॉमी क्वाइटली स्ट्रेस में जा रही थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहां आता है। अचानक अप्रैल 2026 में गोल्ड इंपोर्ट्स क्रैश हो गए। इतना बड़ा गिरावट कि मार्केट शॉक में आ गया। अब लोग सोच रहे थे, वाह मोदी जी की अपील काम कर गई, लेकिन रियलिटी थोड़ी फिल्मी निकली। असल रीजन क्या था? बैंक्स ने अचानक बुलियन शिपमेंट्स रोक दिए। क्यों? क्योंकि कस्टम्स अथॉरिटी ने आईजीएसटी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर सख्ती शुरू कर दी। मतलब अचानक सिस्टम बोला, रुको भाई, इतना सोना अंदर कौन ला रहा है? रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से अप्रैल इंपोर्ट्स लगभग 15 टन तक गिर गए। अब कंपेयर करो, पिछले साल सेम मंथ करीब 35 टन था और एवरेज मंथली इंपोर्ट्स लगभग 60 टन के आसपास चल रहे थे। मतलब मार्केट फुल स्पीड में भाग रही फेरारी से अचानक साइकिल बन गया और इसका इफेक्ट मार्केट में तुरंत दिखने लगा। गोल्ड प्राइसेस स्टेबलाइज होने लगे, डिमांड कमजोर दिखने लगी, ज्वेलर्स डिस्काउंट्स देने लगे। अब यहां सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर गवर्नमेंट को पहले से पता था कि गोल्ड इंपोर्ट्स रूपी और इकोनॉमी पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? जब आग छोटी थी तब पानी क्यों नहीं डाला? क्यों पूरा सिस्टम तब जागा जब किचन में धुआं भर गया? और ऑनेस्टली यही पूरी कहानी का पैटर्न है। पहले प्रेशर इग्नोर करो, फिर सिचुएशन बिगड़े, फिर इमरजेंसी अपील करो। मतलब डॉक्टर पहले पेशेंट को चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खाने दे रहा था, और जब कोलेस्ट्रॉल 400 क्रॉस कर गया तब बोला, थोड़ा हेल्थी खा लिया करो। अब इसी बीच दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्वाइटली ग्रो कर रही थी, रुपया। सरकार को शायद लग रहा था आरबीआई सब कंट्रोल कर लेगा। जैसे कोई दोस्त बोलता है, भाई टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा, और बाद में वही दोस्त फोन स्विच ऑफ करके गायब हो जाता है। आरबीआई लगातार डॉलर बेच रहा था ताकि रूपी ज्यादा नीचे ना जाए। 2025 में रिपोर्टेडली लगभग 51 बिलियन डॉलर मार्केट में डाले गए। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है। इतने डॉलर्स देखकर तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स भी पेट्रियोटिक मूवी बना दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? करेंसी स्पीचेस से नहीं चलती, करेंसीज फंडामेंटल से चलती हैं। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, डॉलर बाहर जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमजोर होगा, तो रूपी प्रेशर में आएगा ही आएगा। उस पर कोई मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम शायद अभी भी ऑप्टिक्स मोड में था। इलेक्शन रैलीज फुल एनर्जी में, कैंपेन्स फुल वॉल्यूम में, पीआर मशीनरी नॉन स्टॉप, और इकोनॉमी पीछे से बोल रही थी, भाई मेरी भी सुन लो। सबसे डेंजरस चीज क्या हुई? आरबीआई फ्यूचर डॉलर डिफेंस वॉल बनाने लगा। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरवेंशन से पैनिक रोकने की कोशिश। लेकिन असली बीमारी कहीं और थी। प्रॉब्लम आरबीआई नहीं था, प्रॉब्लम था कंप्लायंस। यानी सबको लग रहा था अभी मैनेज हो जाएगा। और इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी टैलेंट क्या है? जब तक सीलिंग लिटरली गिर ना जाए तब तक बोलते रहना, अरे कुछ नहीं होगा। अब ऑनेस्टली बोलें तो इसमें पूरी गलती सरकार की भी नहीं है, थोड़ी गलती हमारी भी है। आजकल इंडियंस को स्विट्जरलैंड की गलियां ज्यादा याद हैं, लेकिन अपने देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम पूछ लो तो सिस्टम हैंग हो जाता है। लोग बोलेंगे, भाई बाली गया था, दुबई अमेजिंग है, पेरिस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर पूछ लो दिबांग वैली कहां है, तो आधे लोग सोचेंगे नया पबजी मैप आया है क्या। और ऑनेस्टली यही रियलिटी है। हम अपने देश की हेरिटेज इग्नोर करके बाहर घूमने में मैसिव पैसा खर्च कर रहे हैं। अब घूमना गलत नहीं है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो फॉरेन ट्रैवल नॉर्मल चीज है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में हो और डॉलर वैसे ही बाहर जा रहे हो, फिर हर फॉरेन ट्रिप इकोनॉमी को थोड़ा और पुश देती है। अब डेटा देखो, आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ओवरसीज ट्रैवल स्पेंडिंग एक्सप्लोड कर गई। फाइनेंशियल ईयर 2015 में लगभग 37,000 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए। मतलब इंडियंस लिटरली डॉलर लेकर एयरपोर्ट से ऐसे निकल रहे हैं जैसे शादी में लड़के वाले मिठाई के डिब्बे लेकर जाते हैं। अब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कल्चर ने सिचुएशन और डेंजरस बना दी।
पहले लोग ट्रैवल एंजॉय करने जाते थे, अब लोग एयरपोर्ट रील शूट करने जाते हैं। पूरा ट्रिप कुछ ऐसा होता है, पहले पासपोर्ट फोटो, फिर एयरप्लेन विंग फोटो, फिर होटल मिरर सेल्फी, फिर बीच पे स्लो मोशन वॉक, और वापस आते ही कैप्शन, नीडेड दिस हीलिंग जर्नी। भाई हीलिंग कम, डॉलर आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब आते हैं असली विलन पर, फ्यूल प्राइसेस। यहीं से इकोनॉमी का प्रेशर सीरियस लेवल पर दिखना शुरू होता है। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2026 के काफी समय तक इंडिया को फायदा मिल रहा था रिलेटिवली सॉफ्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस का। ऊपर से डिस्काउंटेड रशियन ऑयल भी मिल रहा था। मतलब सरकार के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। धीरे धीरे फ्यूल प्राइसिंग नॉर्मल करो, इकोनॉमी प्रिपेयर करो, फ्यूचर शॉक्स के लिए कुशन बनाओ। लेकिन हुआ क्या? पॉलिटिक्स बीच में आ गई, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये इलेक्शन इश्यू है। पेट्रोल 2 रुपए महंगा होते ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक्टिवेट हो जाती है। अचानक हर अंकल इकोनॉमिस्ट बन जाता है। देश बर्बाद हो गया। हमारे टाइम में 65 रुपए था, अब साइकिल ही खरीदनी पड़ेगी। तो पॉलिटिकली फ्यूल प्राइसेस बढ़ाना रिस्की होता है, और शायद इसी डर में सरकार लो रिटेल फ्यूल प्राइसेस की एडिक्ट हो गई। मतलब जनता खुश रहे, हेडलाइंस पॉजिटिव रहे, इलेक्शन सेफ रहे, लेकिन इकोनॉमी अंदर से क्वाइटली प्रेशर अब्सॉर्ब कर रही थी। फिर जनवरी 2026 के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस बढ़ने लगे। ईरान यूएस टेंशन ने सिचुएशन और खराब कर दी। मई 2026 तक इंडिया का क्रूड बास्केट $104 प्रति बैरल क्रॉस कर गया। अब यहां सरकार के पास प्रॉब्लम थी। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ाओ तो जनता नाराज, अगर प्राइसेस ना बढ़ाओ तो ऑयल कंपनीज दबाव में। मतलब क्लासिक इंडियन पेरेंट सिचुएशन। बच्चे को मोबाइल भी चाहिए, लेकिन मार्क्स भी 95% चाहिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ह्यूज अंडर रिकवरीज फेस करने लगी, यानी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा, लेकिन जनता को लोअर प्राइस पर फ्यूल देना पड़ रहा था। और इसका बर्डन आखिर में कहां जाता है? टैक्स पेयर के पास, यानी इनडायरेक्टली मिडिल क्लास ही फाइनल बॉस फाइट लड़ती है। सबसे आयरॉनिक चीज क्या है? नरेंद्र मोदी पहले मनमोहन सिंह गवर्नमेंट पर ऑयल बॉन्ड्स और हिडन सब्सिडी बर्डन को लेकर बहुत अटैक करते थे। तब नैरेटिव था सच्चाई छुपाई जा रही है। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी लग रही है जहां गवर्नमेंट खुद इन्फ्लेशन, इलेक्शंस और फिस्कल प्रेशर के बीच फंस गई है। मतलब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की टग ऑफ वॉर चल रही है। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ इकोनॉमिक रियलिटी, और दोनों के बीच बेचारा टैक्स पेयर सैंडविच बना हुआ है। उधर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भी धीरे धीरे नीचे ड्रिफ्ट कर रहे हैं। विकसित भारत वाले स्पीचेस अभी भी लाउड हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्वाइटली पूछ रही है, बॉस एक्चुअल नंबर्स क्या बोल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वार्निंग साइंस पहले से दिख रहे थे तो सरकार ने टाइमली करेक्शन क्यों नहीं किया? क्यों डिफिकल्ट डिसीजंस हमेशा लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन होते रहते हैं? क्यों हर बार इकोनॉमी को ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करके सब ठीक हो जाएगा? देखो, गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, रूपी प्रेशर में था, फॉरेन ट्रैवल स्पेंडिंग एक्सप्लोड कर रही थी, ऑयल प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा था। मतलब इकोनॉमी लगातार सिग्नल्स दे रही थी, बॉस संभाल लो वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम शायद दूसरे मोड में बिजी था, इलेक्शन मोड। और ऑनेस्टली इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? जब तक चीज लिटरली टूट ना जाए तब तक सब बोलते रहते हैं ऑल इज वेल। अब यहां सबसे डेंजरस चीज समझो, इकोनॉमी कभी अचानक क्रैश नहीं करती। पहले छोटे वार्निंग साइंस आते हैं, फिर प्रेशर बिल्ड होता है, फिर सरकार डेटा को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करती है, फिर एंकर्स टीवी पर चिल्लाते हैं इंडिया अनस्टॉपेबल है, और फिर एक दिन अचानक पीएम नेशन को एड्रेस करके बोलते हैं गोल्ड मत खरीदो, फ्यूल बचाओ, फॉरेन ट्रिप पोस्टपोन करो। तब मिडिल क्लास को रियलाइजेशन आता है, ओ मतलब सिचुएशन थोड़ी सीरियस है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर गवर्नमेंट को पहले से पता था कि एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर बढ़ रहा है तो टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फ्यूल प्राइसेस धीरे धीरे एडजस्ट क्यों नहीं किए गए? गोल्ड इंपोर्ट्स पहले कंट्रोल क्यों नहीं हुए? पब्लिक को पहले ऑनेस्टली प्रिपेयर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि शायद पॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो आयरोनी, जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट लेती है। हिस्टोरिक अचीवमेंट, ग्लोबल लीडरशिप,
विश्व गुरु मोमेंट। लेकिन जब मुश्किल डिसीजंस लेने हो तो सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता पर शिफ्ट हो जाती है। फ्यूल बचाओ, ट्रैवल कम करो, गोल्ड मत खरीदो। देशभक्ति और इकोनॉमिक मैनेजमेंट दोनों अलग चीजें हैं। पेट्रियोटिज्म अच्छी बात है, फ्यूल बचाना अच्छी बात है, अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करना भी अच्छी बात है, लेकिन सस्टेनेबल इकोनॉमी स्पीचेस से नहीं चलती। उसके लिए टाइमली पॉलिसी डिसीजंस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। वरना प्रॉब्लम क्या होती है, सरकार शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंफर्ट चूज करती रहती है और बाद में इकोनॉमी इंटरेस्ट समेत बिल भेज देती है। अब रुपये की सिचुएशन भी यही बता रही है। आरबीआई लगातार डॉलर डालता रहा, इंटरवेंशन करता रहा, मार्केट को काम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में करेंसी फंडामेंटल्स फॉलो करती है। अगर इंपोर्ट्स लगातार हाई रहेंगे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, फॉरेन इनफ्लोज कमजोर होंगे, तो रूपी प्रेशर में आएगा ही आएगा। उस पर मोटिवेशनल स्पीच काम नहीं करती और यही शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। इकोनॉमी पीआर कैंपेन से नहीं चलती, इकोनॉमी नंबर से चलती है। जीडीपी ग्राफिक बना देने से ग्रोथ नहीं आती, ड्रोन शॉट से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते, हैशटैग से रूपी स्ट्रांग नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कोलैप्स होने वाला है, नहीं। इंडिया अभी भी लार्ज इकोनॉमी है, ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी स्ट्रांग है, डोमेस्टिक मार्केट पावरफुल है, यंग पॉपुलेशन एडवांटेज है। लेकिन वार्निंग साइंस इग्नोर करना डेंजरस होता है, क्योंकि हिस्ट्री बार बार यही सिखाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस अचानक नहीं आते, धीरे धीरे बिल्ड होते हैं और फिर एक दिन लोग पीछे मुड़कर बोलते हैं, यार सिग्नल्स तो पहले से दिख रहे थे। अब फाइनल सवाल प्राइम मिनिस्टर से यही बनता है, क्या इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि डिफिकल्ट इकोनॉमिक डिसीजंस पोस्टपोन किए गए? क्या गवर्नमेंट को लगा था आरबीआई अकेले सब संभाल लेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मिडिल क्लास को पूरी ट्रूथ ऑनेस्टली बताई गई? क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन कहां आता है? टैक्स पेयर पर, मिडिल क्लास पर, कॉमन सिटीजन पर। यानी वही आदमी जो ईएमआई भी भर रहा है, पेट्रोल भी भरवा रहा है, जीएसटी भी दे रहा है और अब गोल्ड भी ना खरीदे। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे तो क्रेडिट ऊपर जाता है, जब इकोनॉमी प्रेशर में आए तो सैक्रिफाइस नीचे आता है। बाकी आप खुद सोचिए। दोस्तों, इकोनॉमी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं होती जहां आखिरी 5 मिनट में हीरो आकर सब ठीक कर देता है। इकोनॉमी एक स्लो मूविंग मशीन की तरह होती है। अगर समय पर मेंटेनेंस ना हो तो पहले वार्निंग की आवाज आती है, ब्रेकडाउन बाद में होता है। इसलिए समझदार नागरिक वो नहीं होते जो सिर्फ हेडलाइन सुनते हैं। समझदार नागरिक वो होते हैं जो नंबर्स समझते हैं। सोना, पेट्रोल, रुपया, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, ये सीधे जुड़ी हुई चीजें हैं हमारी सेविंग्स, जॉब्स, ईएमआई और फ्यूचर से। और डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि सवाल पूछना भी है। सरकार कोई भी हो, सपोर्ट हमेशा फैक्ट्स को मिलना चाहिए, ब्लाइंड लॉयल्टी को नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो सिर्फ टीवी डिबेट्स देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शोर कम और नंबर्स ज्यादा बोलते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत देश बनाते हैं।